बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में संबंध देखना है। ठीक है, बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है F इंटू आर। ठीक है, और जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है mr²। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन देखना है हमको। तो माना कि कोई एक पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा से घूम रहा है, उस पर बलाघूर्ण लगाने से उसमें कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न हो जाता है। पिंड असंख्य कणों से मिलकर बना माना जा सकता है। सभी कणों का कोणीय त्वरण वही होगा, किंतु घूर्णन अक्ष से दूरियों के कारण दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण रैखिक त्वरण भिन्न भिन्न होगा। इसमें कोणीय विस्थापन बराबर है, कोणीय वेग बराबर है और कोणीय त्वरण भी समान होगा प्रत्येक बिंदुओं के लिए, प्रत्येक कण के लिए, परंतु जो रैखिक त्वरण है वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं F इज इक्वल टू एम ए बराबर भी हम जानते हैं R इंटू अल्फा होता है रैखिक त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन, तो अल्फा इंटू आर लिख दिए। बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू बल गुणित बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी F इंटू आर। ठीक है, F का मान रख दीजिए m इंटू अल्फा इंटू आर, तो m अल्फा आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अतः संपूर्ण पिंड में कोणीय त्वरण अल्फा उत्पन्न करने के लिए बल आघूर्ण, ये किसी एक कण के लिए था। संपूर्ण पिंड में तो अनेक कण होंगे, तो टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन। टाउ 1 की वैल्यू क्या है कि m1 अल्फा r1 स्क्वायर प्लस m2 अल्फा r2 स्क्वायर प्लस m3 अल्फा r3 स्क्वायर। अल्फा सभी में कॉमन निकाल दीजिए, तो m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस सो ऑन। ये जो सूत्र है वो किसका है, जड़त्व आघूर्ण का, तो I लिख दीजिए I इंटू अल्फा। टाउ इज इक्वल टू क्या आ गया, I इंटू अल्फा। ठीक है, ये रिलेशन होता है बलाघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण में। जड़त्व आघूर्ण के दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बैलगाड़ी, रिक्शा, तांगा, स्कूटर, साइकिल आदि के पहिए में अधिकांश द्रव्यमान उसके घेरे पर होता है। ठीक है ना, केंद्रित होता है बाहरी ओर। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल है फ्लाई व्हील्स का, गति पालक पहिया। ठीक है ना, ये जो आप लोगों ने जो छोटे बच्चे जो गाड़ियों से खेलते हैं ना, खिलौने वाला जो गाड़ी होता है, उसके नीचे आप लोगों ने देखा होगा एक पहिया टाइप का लगा होता है, जिसका वजन बहुत अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। वो क्या करता है, जब खिलौने वाले गाड़ी को हम ढकेलते हैं तो क्या होगा, कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगा, परंतु अधिक द्रव्यमान का पहिया यदि लगा है तो वो क्या करेगा, द्रव्यमान अधिक है मतलब जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, तो वो क्या करेगा, उसको अधिक दूर तक भेजता है। ठीक है, गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, नहीं तो थोड़े से दूर में ही चल के रुक जाएगा। तो ये गति पालक पहिया जो है उसको एक समान गति प्रदान करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही हमारे गाड़ियाँ जो है उसमें भी गति पालक पहिया लगा होता है। ठीक है ना, स्कूटी है, बाइक है, सभी में गति पालक पहिया लगा होता है शाफ्ट के साथ। ठीक है, जो शाफ्ट होता है उसके साथ अंदर इंजन में गति पालक पहिया लगा होता है। इंजन क्या करता है, एक बार जो है उसमें कंप्रेस होगा तो उसमें जो पेट्रोल होता है उसमें आग लगता है तो वो गति प्रदान करेगा। फिर उसके बाद नीचे आता है पिस्टन, फिर ऊपर जाता है, फिर आग लगता है कंप्रेस होने के कारण, फिर नीचे आ जाता है पिस्टन हमारा, तो इस प्रकार से ऊपर जाता है तो कंप्रेस होने के कारण आग लगती है, परंतु नीचे आता है तब तो वो ऊर्जा नहीं देता गाड़ी को चलने के लिए, पहिए को आगे बढ़ने के लिए। तो हमारी गाड़ी कैसे चलेगी, इस प्रकार से आगे बढ़ेगी फिर रुक जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी फिर रुक जाएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से चलेगी। परंतु यदि गति पालक पहिया, फ्लाई व्हील्स बोलते हैं इसको, फ्लाई व्हील्स, तो वो क्या करेगा, उसको एक समान गति प्रदान करेगा। वो वजन होता है, भारी होता है। ठीक है ना, तो वो क्या करता है, यदि गति में है, अब इंजन ने अपना काम कर दिया, उसको एनर्जी दे दी,
तो वो क्या करेगा, एनर्जी को ज़्यादा हो जाती है तो एब्जॉर्व करता है, और जब इंजन जो है एनर्जी देना बंद कर देता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। और इसीलिए एक समान गति से हम चलते रहते, नहीं तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ती फिर पीछे रुक जाती, फिर आगे बढ़ती फिर रुक जाती। ठीक है, कांस्टेंट वेग जो है एक समान गति पालक पहिया प्रदान करता है। ठीक है, और उसका द्रव्यमान भी बहुत अधिक होता है, तो इसके कारण जड़त्व आघूर्ण भी अधिक होता है। ठीक है, अब देखते हैं कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध। ये सभी जो रिलेशन है वो आगे कुछ ना कुछ ये काम आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग L बराबर, पिंड का निकालना है तो सभी जो अलग अलग द्रव्यमान है उन सभी का योग L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस सो ऑन। कोणीय संवेग बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा है m1r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m2r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m3r3 स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा सभी में कॉमन निकल गया। ठीक है, और ये किसका सूत्र बन गया, जड़त्व आघूर्ण का, तो I इंटू ओमेगा हो जाता है कोणीय संवेग। ठीक है, कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में रिलेशन, तो E के बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ ओमेगा इंटू ओमेगा, आई इंटू ओमेगा क्या हो जाएगा L, 1/2 L ओमेगा हो गया, या L बराबर हम लिख सकते हैं 2 E/ओमेगा, पक्षांतर कर दीजिए। तो ये होता है कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु अभी जो हम लोगों ने रिलेशन निकाला है उसका यूज करेंगे। ठीक है, कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में रिलेशन निकाले थे, उसका उपयोग करते हुए पुनः जो है हम कोणीय संवेग संरक्षण के नियम को समझेंगे। तो यदि किसी घूमते हुए पिंड या किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण, बाहर से कोई बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता है, तो उसका कोणीय संवेग नियत रहता है। ठीक है, यही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो कोणीय संवेग L बराबर नियत रहेगा जब बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जा रहा है, टाउ बराबर 0 है तो। ठीक है, L बराबर अभी हम लोगों ने रिलेशन देखा I इंटू ओमेगा, तो L की जगह रख दिया मैंने I इंटू ओमेगा। ये भी क्या रहेगा जी, नियत रहेगा। ठीक है, इसको उपपत्ति प्रूफ करते हैं हम। ठीक है, हम जानते हैं कि कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल आघूर्ण के बराबर होती है। ठीक है, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर हो गई। बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए, टाउ बराबर 0, तो संवेग में परिवर्तन की दर 0 हो गई। परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना। ये सूत्र जो है हमको क्या बता रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहा है, परिवर्तन शून्य है। तो हम कह सकते हैं कि L क्या है, नियत है। परिवर्तन नहीं है मतलब क्या है, उसका अपोजिट नियत है। ठीक है, तो L बराबर हो गया एक नियतांक, तो L की जगह हम मान रख दिए I इंटू ओमेगा। L बराबर सूत्र होता है, अभी निकाला हम लोगों ने रिलेशन। ठीक है, तो I इंटू ओमेगा एक नियतांक होगा। ठीक है, अब इससे क्या क्या जो है एग्जाम्पल हमको समझ में आएंगे दैनिक जीवन के, वो देखना बहुत ही मजेदार है। ठीक है, किसी निकाय के जड़त्व आघूर्ण के घटने से उसका कोणीय वेग बढ़ने लगता है। जड़त्व आघूर्ण यदि घटा तो कोणीय वेग बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल क्या रहना है जी, नियत रहना है। ठीक है, तो एक का मान यदि घट रहा है तो एक का मान क्या रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, मान लो जड़त्व आघूर्ण I बराबर है 10 और ओमेगा बराबर है क्या ले लें, इसको 20 ले लेते हैं, तो I इंटू ओमेगा बराबर कितना होगा, 10 इंटू 20, तो 200 हो गया। ठीक है, ये नियत रहना है, बाह्य बलाघूर्ण नहीं। ठीक है, तो I का मान यदि मैं कम हो रहा है, जड़त्व आघूर्ण कम हो रहा है, 10 से वो हो गया 5, तो कोणीय वेग ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा। ओमेगा का मान कितना लें कि 200 हो जाए, तो ओमेगा का मान हो जाएगा कितना, 40। ठीक है, तब अब I इंटू ओमेगा करो तो 5 इंटू 40 कितना होगा, 5 चौक 20, 200 होगा।
ठीक है। एक का मान घटेगा तो दूसरे का मान बढ़ेगा, दूसरे का मान घटेगा तो पहले का मान बढ़ेगा। इस प्रकार से ये नियत रहेगा। ठीक है। यदि क्या ना लगाए, बाह्य बलाघूर्ण न लगाया जाए। तो ध्यान दीजिए आप लोग, यदि डोरी से हम एक सिरे पर रस्सी बांधे और ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा। यदि हमने घुमाना बंद कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी उंगलियों पर आकर लपट जाएगा जो रस्सी है, या हाथ पर लिपट जाएगा। ठीक है। और उस समय उसका वेग क्या रहेगा, आप लोग घर में भी करके देखना। एक उंगली में थोड़ा सा रस्सी बांधना और फिर एक सिरे से पत्थर को बांधना और इस प्रकार से छोटा पत्थर लेना, घुमाना उसको, थोड़ी देर बाद रुक जाना और देखना कि उंगली के पास वो क्या हो जाएगा, रस्सी आके घूम जाता है। ठीक है ना। और देखना उस समय उसका वेग क्या होगा। अब देखो, ये रस्सी मान लो इतनी बड़ी है, फिर घूमते घूमते पास में आएगी तो जो घूर्णन अक्ष से दूरी है वो कम होती गई, मतलब जड़त्व आघूर्ण कम हो जाएगा। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है ना। दूरी कम हुई मतलब जड़त्व आघूर्ण कम होते जाएगा, तो वेग बढ़ते जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा। जड़त्व आघूर्ण कम होगा तो कोणीय वेग बढ़ने लग जाएगा। इसलिए जब पास में आके लिपटता है रस्सी तो उस समय उसका वेग बहुत अधिक रहता है। ठीक है। इसमें लिखा गया है, डोरी के सिरे पर पत्थर बांधकर घुमाते हुए यदि हाथ को एकाएक रोक ले तो डोरी तेजी से हाथ से लिपट जाती है। ठीक है। पास आते गया जड़त्वाघूर्ण कम हो गया तो कोणीय वेग बढ़ जाता है। ठीक। तो ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। गोताखोर कलैया लेते वक्त अपने शरीर को मोड़ देते हैं। ठीक है। यदि गोताखोर क्या करते हैं, उछल के क्या करते हैं, गोल घूमते हुए कलैया लेते हैं कि नहीं, विभिन्न प्रकार से, और फिर जो है नीचे जो पानी में उसमें छलांग लगाते हैं। तो वो जब गोल घूमते हैं तो अपने हाथ पैर को फैला के क्यों नहीं रखते। यदि फैलाएंगे तो क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा तो कोणीय वेग कम हो जाएगा, उनको घूमने के लिए उतना वेग नहीं मिल पाएगा। ठीक है। तो वो हाथ पैर को सिकुड़ लेते हैं या मोड़ लेते हैं, उससे क्या होगा, जड़त्व घूर्णन अक्ष से दूरी कम हो गया, मतलब क्या हो गया, जड़त्वाघूर्ण कम और वेग ज़्यादा मिल जाएगा। आसानी से वो वेग बढ़ जाएगा और फटाफट कलैया लेते वक्त 2-3 बार राउंड लगा के जो है नीचे गिरते हैं। ठीक है। गोता लगाते हैं तो इसलिए वो अपने शरीर को मोड़ लेते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ठीक है। अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए कुछ प्रमेय है कि कैसे हम आसानी से जो है किसी पिंड का जो है जड़त्व आघूर्ण निकाल सकते हैं। योग का प्रमेय बहुत ही आसान है। ठीक है। किसी पिंड का यदि हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना है, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है, तो इस कण का जड़त्व आघूर्ण I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है। जितने कण हैं सभी का जड़त्व आघूर्ण निकालो, सभी का योग कर दो तो निकल आएगा जड़त्व आघूर्ण। यही योग का प्रमेय है। ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार। किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उस अक्ष के परितः निकाय के सभी कणों, मान लो इस अक्ष के परितः देख रहे हैं। ठीक है। तो इस अक्ष के परितः सभी कणों के जड़त्व आघूर्ण के योगफल के बराबर होता है। इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालना है तो जितने कणों से मिलकर बना है सभी का जड़त्व आघूर्ण निकाल लो और उसका योग कर दो। ठीक। समांतर अक्ष का प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। यदि इसका ये गणितीय रूप हमको याद है तो ये जो लिखा हुआ परिभाषा है वो भी याद हो जाएगा। एक और तरीका है पिंड का जड़त्व आघूर्ण निकालने का, यदि उसका सेंटर ऑफ मास हमको पता है। ठीक है। तो इसमें देखिए ICM लिखा है, सेंटर ऑफ मास का जड़त्व आघूर्ण प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिए फिर से गणितीय रूप याद रखिए, I इज इक्वल टू ICM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर। अब ये A क्या है और M क्या है, तो ये पिंड है, उसका द्रव्यमान कितना है, M है। ठीक है ना, पूरा टोटल द्रव्यमान। ठीक है। और ICM क्या है, सेंटर ऑफ मास का जड़त्वाघूर्ण। ठीक है। इस पिंड का सेंटर ऑफ मास मान लो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो इस
सेंटर ऑफ मास से हमने क्या किया, एक अक्ष खींचा और इससे परितः जड़त्व आघूर्ण निकाले, इस अक्ष के परितः, और एक और अक्ष है हमारे पास जड़त्व आघूर्ण का। ठीक है, तो दोनों अक्षों के बीच की दूरी को हमने ए कहा। ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और इस पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के योग को, ठीक है, क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण के बराबर होगा। इस पिंड का पूरा जड़त्व आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं हम, तो हम निकाल सकते हैं इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण में क्या जोड़ दें, द्रव्यमान को जोड़ दें और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग को यदि जोड़ दें तो निकल आएगा जड़त्व आघूर्ण। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, किसी अक्ष के परितः एक पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले समांतर अक्ष के परितः, ये देखो एक दूसरे के समांतर है, समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और पिंड के द्रव्यमान तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी, पिंड का द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। गुणनफल है दोनों का और योग के बराबर होता है। ठीक है, तो गणितीय रूप याद है तो थ्योरी आराम से लिख सकते हैं हम। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा टफ लगता है पर तो गणितीय रूप याद है तो बन जाएगा। तो माना कि ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, सी डी एक दूसरा अक्ष लेते हैं जो पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, तथा ए बी अक्ष के समांतर है, जो क्या है, ए बी अक्ष के समांतर भी होना चाहिए, तभी तो समांतर अक्ष का प्रमेय कहलाएगा। ये दोनों अक्षों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल ए है। पिंड को असंख्य कणों से मिलकर मान सकते हैं, तो माना कि उसमें एक कण P है जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। पहले एक कण के लिए देखते हैं। ठीक है, तो माना इस कण की CD से लंबवत दूरी x है। ठीक है, इस CD अक्ष से, जो द्रव्यमान केंद्र से होकर जाता है, उस अक्ष से दूरी इस कण की क्या है, x है। ठीक है, तो ए बी अक्ष से इस कण की दूरी क्या होगी, a प्लस एक्स होगी, या इसको यहाँ तक और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ए बी अक्ष से लंबवत दूरी a प्लस एक्स होगी। ए बी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ए बी अक्ष के परितः, ए बी क्या है, दूरी a प्लस एक्स है क्या। ठीक है ना, तो ए बी अक्ष के परितः और एक था सी डी। ठीक है ना, m इन द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग m इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अतः ए बी अक्ष के परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पहले तो एक कण का देख लिया, अब संपूर्ण पिंड का देखना है, मतलब समीशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीशन किया हमने इसका, समीशन ऑफ m इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो समीशन ऑफ a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, m का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, समीशन को सेपरेट कर दीजिए, इसका प्लस इसमें प्लस इसमें। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, इसमें a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, दूरी का क्या, दूरी तो एज इट इज रहेगा, समीशन जो है m का होगा, बहुत सारे कण हैं तो m जुड़ेगा भाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी m, और दूरियां जो है बदलती जाएगी, तो समीशन ऑफ एम एक्स ये होगा। ठीक है, अब समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर होगा ये। ठीक है, सी डी अक्ष के परितः कण P का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो द्रव्यमान इंटू दूरी का वर्ग एम एक्स स्क्वायर, दूरी क्या है जी, x है। ठीक है, ये तो कण P का है। अब पिंड का निकालेंगे तो ICM सेंटर ऑफ मास से होकर जाने वाला अक्ष का जड़त्व आघूर्ण, ICM इज इक्वल टू समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, ये आ गया। समीशन ऑफ m मतलब सभी
बहुत सारे कण हैं, उन सभी को जोड़ देंगे तो इस पिंड, पूरे पिंड का द्रव्यमान आ जाएगा, तो m आ जाएगा, कैपिटल M। ठीक है। अब यहाँ देखिए, समीशन ऑफ mx अक्ष CD के परितः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग है, यहाँ लिखा हुआ है। अब ये समीशन ऑफ mx क्या है? mx CD अक्ष के परितः पिंड के समस्त कणों के आघूर्णों का योग है। अभी तक हमने क्या देखा है? बल आघूर्ण देखा है, ठीक है ना, टाउ बराबर बल गुणित दूरी, यही देखे थे ना। और जड़त्व आघूर्ण देखा, जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू mr² हो गया था ये, ठीक है। परंतु आघूर्ण क्या है? ठीक है ना, आघूर्ण मतलब मोमेंट, इसका सूत्र होता है m इंटू आर, द्रव्यमान गुणित दूरी, ठीक है ना। जैसे कि स्पेन का देखते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, बीच में एकदम केंद्र में, मतलब वहाँ द्रव्यमान को हम क्या मान सकते हैं? केंद्रित मान सकते हैं, ये होगा सेंटर ऑफ मास। तो हमको समझना है आघूर्ण। सेंटर ऑफ मास में यहाँ लिखा है सभी आघूर्णों का योग 0 होगा। कैसे होगा तो देखते हैं। आघूर्ण मतलब समझ लेते हैं पहले। यहाँ इस प्रकार से ये वस्तु रखी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा टेबल, या टेबल में चढ़ते हुए आप बीच में चढ़ते हैं कि किनारे पर। तो यदि हम, जैसे मान लो ये सीढ़ी है एक प्रकार से, इसके एक और यदि वजन बढ़ाते जाएं, द्रव्यमान बढ़ाते जाएं, तो ये क्या होगा? इस प्रकार से एक तरफ से नीचे आएगा, दूसरे ओर से ऊपर उठ जाएगा, या घूमने लगेगा, बोल सकते हैं क्या, आघूर्ण होने लगेगा। तो ये आघूर्ण कहलाता है, जो किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और दूरी पर। यहाँ पर रखेंगे तो और ज़्यादा द्रव्यमान रखना पड़ेगा, दूरी यहाँ पर रखेंगे तो कम द्रव्यमान में ही घूमने लगेगा, यहाँ रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा द्रव्यमान रखना पड़ेगा। परंतु सेंटर ऑफ मास में चाहे कितना भी वजन का चीज़ रख लो, कितना द्रव्यमान रख लो, वो घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। इसीलिए हमने कहा है यहाँ पर, इसलिए कहा गया है कि द्रव्यमान केंद्र पर सभी पिंड जो है संतुलित होता है। ये घूमेगा क्या? द्रव्यमान केंद्र में आघूर्ण होगा? नहीं होगा, ये सेंटर ऑफ मास है इसका। तो यहाँ पर कितना भी द्रव्यमान रख लो, ये घूमेगा नहीं। यहाँ रख रहे हैं तो देखो ये इधर से उठ रहा है, घूमने लगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये समीशन ऑफ mx क्या होगा? 0 होगा सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। mx क्या है? आघूर्ण है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, ये कैपिटल M लिख लेंगे, a², ये 0 हो जाएगा। और समीशन ऑफ mx², ये क्या है? पिंड का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, ICM सेंटर ऑफ मास से जाता हुआ, ठीक है। तो हमारे पास जड़त्व आघूर्ण आ गया ICM प्लस MA², यही समांतर अक्ष का प्रमेय है, ठीक है। बहुत ही आसान है। अब इसका गणितीय रूप याद है तो थ्योरी लिख सकते हो। जैसे मैं बताती हूँ, किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण उसके द्रव्यमान केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण और उस पिंड के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो गणितीय रूप याद है तो हम आसानी से, एक लास्ट थ्योरम है हमारा लंब अक्ष का प्रमेय, ठीक है। एक और तरीके से हम पिंड का जो है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो जो है 3 हमको क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा? अक्ष लेना पड़ेगा। तो समझते हैं इसको। लंब अक्ष का प्रमेय है तो अक्ष से रिलेटेड ही होगा ना। तो किसी समतल पटल पर, ये समतल कागज तल ले लेते हैं, उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः, इस तल के लंबवत है ना, ये XY तल है और इसके लंबवत है। 3D तो नहीं दर्शा सकते, ये एक्चुअल में Z एक्सिस, ये तल के लंबवत है ना, ठीक है।
के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः, ठीक है, इसी तल में दो लंबवत अक्ष ले लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, के परितः जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये दोनों अक्ष एक दूसरे के बिंदु पर, एक ही बिंदु पर काटते हैं। ये जो तल में है, ये दोनों अक्ष जो एक दूसरे के लंबवत है, एक ही बिंदु पर काटते हैं, जिसमें से होकर लंब अक्ष गुजरता है। ये जो लंबवत अक्ष है इसी बिंदु में से होकर गुजरेगा। पुनः देखते हैं, इस पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है, ये लंब अक्ष जो है ना, बाहर लंबा, इस तल के लंबवत, उसके जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। कैसे बराबर होगा और किसके किसके? तो उसी तल पर दो लंबवत अक्षों के जड़त्व आघूर्णों के योग के बराबर होता है, ठीक है ना। उसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्व आघूर्ण के योग के बराबर होता है, ठीक है। और ये दोनों लंबवत अक्ष एक ही बिंदु पर काटते हैं और उसी बिंदु से होकर लंब अक्ष जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई तल है ना, एक्स अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई एक्स तथा वाई अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण आई वाई हो, तो इस प्रमेय के अनुसार जेड अक्ष के सापेक्ष पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो लंब अक्ष है उसके सापेक्ष निकाल रहे हैं ना, तभी तो इसको क्या कहा गया है, लंब अक्ष प्रमेय, ठीक है। आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। प्रूफ करते हैं इसको। तो माना पटल पर कोई कण P है, ठीक है, ये कोई कण है P, जिसका y और z अक्ष से दूरियां क्रमशः x y और z अक्ष से दूरियां क्रमशः x y और r है। z अक्ष से दूरी को r ले लिए हम, तब कण P का x अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण mx स्क्वायर होगा। y अक्ष के परितः एक P कण का निकाले, फिर संपूर्ण पिंड का बोल सकते हो, पिंड लिख ले तो आसानी से समझ में आ जाएगा। पिंड का जड़त्व आघूर्ण समीशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, कण P का y अक्ष के सापेक्ष एम वाई स्क्वायर, और संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण y अक्ष के सापेक्ष समीशन ऑफ एम वाई स्क्वायर होगा। वैसे ही z अक्ष के परितः निकाल लेते हैं, तो संपूर्ण पिंड का डायरेक्ट निकाल लिया, आई जेड बराबर समीशन ऑफ एम आर स्क्वायर, जेड अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण की दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी को हमने आर लिया है ना। अब समकोण त्रिभुज PMO में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग PMO में, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ये लंब है, लंब का वर्ग OM स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, तो OP स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर, ठीक है। मतलब R स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई दोनों तरफ क्या कर दे, m का मल्टीप्लाई कर दे, तो m यहाँ आ गया, m यहाँ भी, m यहाँ भी। संपूर्ण पिंड के लिए तो समीशन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, आई जेड का मान है क्या, ये आई जेड का, ये x वाला है तो x का मान है, ये y है तो y के लिए मान हो गया जड़त्व आघूर्ण का, ठीक है। तो ये लंब अक्ष का प्रमेय भी सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान है तीनों प्रमेय, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण निकालने के तरीके हैं किसी पिंड के, ठीक है।